नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर पे नातिया मिर्जा में खुशामदीद। नाज़रीन, मुल्क में एक सियासी बहरान है, कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मुल्क में एक माशी बहरान है, कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। महंगाई का तूफान है, लेकिन कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ जो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसमें एक भरमार है इल्ज़ामात की, प्री पोल रिगिंग की और दीगर चीज़ों की, लेकिन कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है। मामला किस नहज पर जाएगा? जो सहाफ़ती हालात हैं, जिस तरह से सहाफ़ती बरादरी पर एक दफ़ा फिर कोई भी हुकूमतें हों, कोई भी सियासी जमातें हों, जब वो हुकूमतों में आती हैं तो उनके नज़रियात एकदम से क्यों बदल जाते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर आज ज़रा हम अपने प्रोग्राम में खुलकर गुफ्तगू करेंगे। और जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आपका बताऊँगी। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी जनाब जाहिद हुसैन साहब ने, आमिर ज़िया साहब ने और उसके साथ साथ अमीर अब्बास साहब ने। बहुत शुक्रिया आप तीनों शख्सियात का प्रोग्राम में शामिल होने का। जाहिद हुसैन साहब, आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँगी। ज़रा मुझे समझाइएगा कि ये जो इस वक्त सर मुल्क में सियासी बहरान है, मानने को कोई तैयार ना हो, जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार ना हो, लेकिन जो हालात हैं माशी और सियासी बहरान के, जो IMF की रिलेक्टेंस है और बार बार सख्त से सख्त तरीन शराइत हैं, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। सर, इनका हल है किसी के पास? ये कैसे दूर हो सकते हैं? देखिए, ये यकीनी तौर पे कठिन हालात ज़रूर हैं और उस पे इस लिहाज से भी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब होती है कि एक तरफ सियासी तौर पे जो है एक अनसर्टिनिटी मौजूद है और फिर उसके साथ साथ जो है ये माशी सूरत हाल भी बिगड़ती जा रही है। तो उसमें लेकिन ये ऐसी बात नहीं है कि जो हम पहले इस रास्ते से नहीं गुजरे हैं, इससे है बहुत इससे ज़्यादा जो है संगीन हालात भी रहे माशी तौर पे। यकीनी तौर पे कुछ ऐसे इक़दाम करने की ज़रूरत है जिस पे कम अज़ कम जो है जो इस वक्त का बहरान है वो जो है कम इससे गुजर सके। ख़ास तौर पे जो है जो अब हमारी जो है पूरी एक असल मसला जो पाकिस्तान की माशियात से आती है, हम उसको पैचअप के जो है वर्क दूर करने की कोशिश करते हैं। और हालांकि अभी किसी भी हुकूमत को आप देख लें, किसी एक हुकूमत पे बात नहीं आती है। हमारा पूरा अंदाज यही रहा है कि वक्ती तौर पे हम चाहते हैं कि चीज़ों को हल कर लिया जाए, लेकिन उसकी कीमत जो है लॉन्ग टर्म में जो है अदा करनी पड़ती है। हमारे सामने यही सूरत हाल है। हम एक मुख्तलिफ जो है अगर देखें पाकिस्तान में पिछले 30 साल से आप एक ही जो है हमारे सामने मसला है। हर हुकूमत जब जाती है तो उसके बाद फिर IMF के ऊपर आप जाते हैं। 22 दफ़ा आप IMF में जा चुके हैं जब से पाकिस्तान बना है, और उसमें फिर वही सूरत हाल आप मुझसे पिछली दफ़ा देख लें, पिछले 10-15 साल में देख लें, तो आप ये चौथी दफ़ा जो है IMF के प्रोग्राम में आए हैं। उसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि IMF ने जो है आप पे कोई इतनी ज़्यादा वो की हुई है। असल मसला ये है क्योंकि हम अपने मसाइल को हल नहीं करते हैं। हमने अपने जो एक फंडामेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान की माशी हालत की वजह से, उसको कभी भी कोई एड्रेस नहीं करता है। पैचअप जब जॉब करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वक्ती तौर पे आप अपने आप को उस बहरान से निकाल लेते हैं, लेकिन उसकी वजह से आप एक बड़े बहरान में फंस जाते हैं लेके। और यही चीज़ हम अभी भी देखते हैं कि जो है अभी देखे हैं पिछली हुकूमत भी IMF में गई थी, उसके बाद जो है इससे पहले जो PMLN भी हुकूमत भी IMF में थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी IMF में थी। तो सवाल तो उठना चाहिए कि बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो कि जाते हैं मजबूरी में, आपको करना पड़ता है वक्ती तौर पे, लेकिन ये कि एक तो हमारा परपीचुअल इसमें इसलिए बन गया है कि हम अपने जो है जो हमें करना चाहिए माशी तौर पे अपने आप को मुस्तहकम बने, वो हम कभी भी नहीं कर पाते हैं। कोई हुकूमत नहीं कर पाती है। सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए हम बात करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं। तो आज जो हालात है यकीन तौर पे संगीन है। उसकी एक और वजह भी आई है जो कि मल्टीप्लाई कर गई है। एक तो हमारे अपने जो है हालात का, हमारी अपनी जो है सूरत हाल रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो इसके इंटरनेशनल जो हालात हैं वो भी एक फैक्टर इन करते हैं। मसलन ये है कि जो हमारा पूरा का पूरा इन्हिसार जो है ये पेट्रोलियम पे है, उसके अलावा जितनी भी इम्पोर्ट्स पे है हमारी सारी की सारी, और वो इम्पोर्ट की जब कीमतें बढ़ती हैं तो उसके बाद उसका असर जो है यहाँ पे पड़ना शुरू हो जाता है। तो अभी सोचने की बात है कि इसके लॉन्ग टर्म पे कौन सी पड़ेगी। फिर ये कि जब एक सियासी गैर इस्तेहकाम होता है तो उस हुकूमत के पास कोई ऐसा लंबे अरसे के लिए कोई प्लानिंग बनाने के लिए कोई वो रास्ता भी मौजूद नहीं होता है। तो मेरा ख्याल यही सूरत हाल हमें अभी नज़र आ रही है, इससे पहले भी यही नज़र आती थी। और मेरा ख्याल ये है कि जब तक कोई सब जो है इक़दाम नहीं किए जाएंगे आइंदा चल के भी, तो भी हमें इसी किस्म के बहरान से अपना हमारा जो है फासला पड़ता रहेगा। ठीक है, मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी। आमिर ज़िया साहब,
माजरत मसला यहाँ पर यही है कि जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस की तरफ हम नहीं जाते क्योंकि हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती, हम शॉर्टकट्स की तरफ रहते हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है। दूसरी तरफ कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मतलब बहुत आसान है ये कह देना और मलबा पिछली हुकूमतों में डाल देना, चाहे सियासी बहरान हो चाहे माशी बहरान हो। तो इसका हल फिर किस तरह से निकलेगा और क्या कोई पॉसिबिलिटीज हैं कि आने वाले वक्त में इसका हल निकल सके आपकी नजर में? हल निकालना तो मेरे ख्याल से प्रोग्राम में बैठ के बड़ा मुश्किल होगा ना दिया, लेकिन जो सवाल है और बड़ा सामने चैलेंजिंग तो है कि कोई ये मामूल तो बहरान नहीं है, मामूल का सियासी माशी बहरान नहीं पाकिस्तान गुजरता रहा हो। इस वक्त जो है पाकिस्तान बहरानों में गिरा हुआ है और मैं समझता हूँ कि रियासत का बहरान बन गया है। कि वजह ये है कि जो रियासती इदारे हैं आप देखिए वो कई उनके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो गए। इलेक्शन कमीशन पे लोग सवाल करते हैं कि जी वो क्या शफाफ इंतखाबात करा सकता है, और जो अब तक हमने देखा ज़िमनी इंतखाबात देखे, इसमें लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात देखे, में पता चला उसकी कारकर्दगी जो है वो बहुत ही मतलब है ऐसी नहीं है कि जैसी होनी चाहिए। तो एक सवालिया निशान है। हमारी कौमी असम्बली जो है वो नामुकम्मल है, 120 से ज्यादा अरकान उसका हिस्सा नहीं है, उसमें एक तरफा कानून साजी हो रही है, उसमें लाइसेंस टू करप्शन दिया जा रहा है, नेट के लॉज को जिस तरह से चेंज किया गया है। और आज लोग फिर सवालिया निशान उठाते हैं कि क्या कौमी असम्बली का यही रोल होना चाहिए जो आज है, और क्या यही कौमी असम्बली जो है अवामी मंगों की तर्जुमान है? तो जवाब मिलता है कि नहीं। अदलिया पे हम देखते हैं कि जनाब केसेस जो है करप्शन के बरसा बरस चलते हैं, दादा हजूर के जमाने से चलता है पोते के जमाने तक, लेकिन फैसला नहीं होता, क्लोजर नहीं होता, वहां पर भी सवालिया निशान है। फिर एक हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे पाकिस्तानी अवाम बहुत इतमाद करते आए हैं, बड़ा मकबूल इदारा पाकिस्तान फौज का। हम देखते हैं कि पहली मरतबा तारीख में उसको जो है मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, उसके ऊपर सवालिया निशान है। तो ये एक मल्टीपल है जिसमें आपको उसकी हर डायमेंशन में आप लगेगा कि एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। और उसमें फिर आपको नजर ये आता है नादिया साहिबा कि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो चाहे हुकूमत में हो चाहे उसके मुखालफिन हो, वो इन मसाइल से क्या मतलब हल करने के काबिल हैं, उसमें उनके अंदर पोलिटिकल विल है, क्या वो संजीदा है, या जैसे कि जाहिद हुसैन साहब कह रहे थे कि शॉर्ट टर्म वो सोल्यूशन पे टाँके लगाने के ऊपर फायर फाइटिंग पे यकीन रखती हैं। तो यहाँ पर भी हमें जवाब मिलता है कि जी सियासी जमातों में हमें वो एहलियत वो कैपेसिटी नजर नहीं आती कि जो आज के दौर में होनी चाहिए, उस तरह की क़यादत आपको नजर नहीं आ रही है। तो ये एक पाकिस्तान का लम्हा है और उसके अंदर आपको लगता है कि इस फिल्म में कहते हैं ना विलन्स का गलबा है और अवाम को किसी हीरो का इंतजार है, और उसमें वो आपके सामने नहीं आ रहा है। इससे निकलने की क्या सूरत होगी? पहली शर्त तो यही होगी कि जनाब अगर आपको मईशत अपनी ठीक करनी है तो पोलिटिकल टेम्परेचर को हिद्दत में कमी लेकर आए, इस पोलराइजेशन को डिफ्यूज करें, कम करें। और उसके डिफ्यूज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ओनली वे फॉरवर्ड इज बोन ऑफ कंटेंशन, कि जो एक मसनूई हुकूमत मुतनाज़ा हुकूमत मुसल्लत की गई है, इसकी जगह कोई ऐसी हुकूमत आए, न्यूट्रल सेटअप आए, टेक्नोक्रेट से मबनी, एक्सपर्ट से मबनी, कि जो इस कहते हैं ना जो भी मुताहरिफ ग्रुप लड़ रहे हैं जिस तरह से, इनको दूर कर सके और पाकिस्तान को प्रिपेयर कर सके इंतखाबात के लिए, एक फेयर फ्री इलेक्शन के लिए। ये मेरे ख्याल में आसान है। उसके बाद फिर आप जाके संजीदा रिफॉर्म्स की तरफ जाएं, कंसेंसस बिल्डिंग करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जब कंसेंसस की हम बात करते हैं कि आप करप्शन को कंडोन करें, करप्शन को माफ कर दें। हमें एंटी करप्शन एजेंडे को भी रिबूट करने की जरूरत है। आज हम देखते हैं कि लोग मतलब है आप देखें कि वो चीज एकदम पीछे चली गई, रियासती इदारे पे बहुत बढ़ चढ़ के बात करते थे, उनके भी एजेंडे पे नहीं है। सिर्फ एक इमरान खान जो है वो क्रूसेड कर रहे हैं उस चीज के ऊपर, उस चीज को भी करने की जरूरत है। और उसमें तफरीक नहीं होनी चाहिए। पीटीआई से ताल्लुक हो, पीपल्स पार्टी से हो, नून लीग का हो, जिसने पब्लिक ऑफिस में रह के करप्शन की है, उस पर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी का प्रीमियम जो है वो करप्शन नहीं होना चाहिए। जी ना जी ठीक है सर। अमीर अब्बास साहब एक मुख्तसर सा ब्रेक लेने की इजाज़त आपसे चाहूँगी और मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो फिर इसे आपका भी इनपुट दरकार होगा। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे मुल्क में इस वक्त सहाफ़त का हाल है, हम ये देखते हैं कि अयाज अमीर साहब एक तकरीर करते हैं, दूसरे दिन पे हमला हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो एंकर पर्सन है इमरान रियाज, वो कहीं बात करते हैं, दूसरे दिन उन पर गद्दारी का मुकदमा लग जाता है। तो ये अच्छा, और फिर यही हुकूमतें जब अपोजिशन में होती हैं तो सहाफ़ियों पर हमला करने के सख्त मुखालिफ होती हैं और उनके घरों पे भी जाती हैं। लेकिन फिर जब हुकूमत में आती हैं तो खामोश तमाशाई बन जाती हैं। क्या इसका भी कोई हल है? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पर ही बात करते हैं। जी नज़र प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अमीर अब्बास साहब, ये जो मसाइल हैं, जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस, फायर फाइटिंग, ये जो अभी बात कर रहे हैं आमिर ज़िया साहब भी, जाहिद हुसैन साहब भी,
آپ کی نظر میں ہمیں کس طرف جانا ہے؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمیں ریولیوشن کی طرف جانا ہے؟ ہمیں ایولیوشن کی طرف جانا ہے؟ میرا خیال ہے ہم دنیا کا پہیہ آگے جا رہا ہے اور ہمارا پہیہ پیچھے جا رہا ہے. میں دونوں شخصیات کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت سیریس ڈائیلاگ کی ضرورت ہے اور یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے آپ کی اس ڈائیلاگ کے اندر آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی بٹھائیں. عدلیہ ویسے تو غیر جانبدار ہوتی ہے, وہ نہیں بیٹھتی ایسے معاملات میں, اگر وہ بیٹھ سکتی ہے تو ان کو بھی بٹھائیں. آپ کے ملک میں الیکشن ایک صرف 5 سالہ ڈرل کی حد تک رہ گیا, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت وقت نہیں. 2013 کے الیکشن میں آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ دھاندلی ہوئی اور وہ اس دھاندلی کا شور مچاتے رہے یہاں تک کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن آ گیا, پھر اس کے بعد APS ہو گیا. 2018 کا الیکشن ہوا تو یہ جو آج PDM ہے یہ اس وقت اپوزیشن میں انہوں نے شور مچایا اور اس کے بعد مسلسل آپ نے دیکھا کہ انسٹیبلٹی رہی. معیشت آپ دیکھ لیں, آپ کے ملک کے جو 3-4 بڑے معاشی مسائل ہیں, جب تک اس کے اوپر ان ساری جماعتوں کا کنسنسس نہیں ہوگا وہ کبھی حل نہیں ہوں گے. آپ ایک چھوڑ کے آپ ایک صدی اور گزار دیں گے, آپ اسی طرح سے بیٹھ کے ہماری آنے والی نسلیں پروگرام کرتی رہیں گی اور وہاں بیٹھ کے تجزیہ کار سقراطیت اور بقراطیت چھاٹتے رہیں گے. آپ کو ایک سیریس نوٹ کے اوپر اس ملک کے اندر ایشوز کو ڈسکس کرنا پڑے گا کہ کون سے ایشوز گرے میں ہیں, کون سے بلیک میں ہیں, کون سے وائٹ میں ہیں. جو ایشوز دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے اکانومی, سیکیورٹی, گورننس, پبلک ویلفیئر, انہوں نے ان کو گرے سے نکال کے بلیک اینڈ وائٹ کر دیا ہے. جو بھی حکومت آئے وہ ان ایشوز کو نہیں چھیڑتی ہے. یہاں جو بھی حکومت آتی ہے وہ ان ایشوز کے اوپر سیاست کرنا شروع کر دیتی ہے. سو ہم تو جو بیسکس ہے کسی ملک کے, فنڈامنٹلز ہیں, ہم ان کو ہی طے نہیں کر پا رہے. آپ دیکھیں دنیا میں اس وقت لوکل گورنمنٹ سسٹم اتنا سٹرونگ ہو چکا ہوا ہے نادیہ صاحبہ کہ پاسپورٹ اب آپ کی یونین کاؤنسل ایشو کرتی ہے. اتنی ڈیولیوشن آف پاور ہو چکی ہے. کبھی دنیا میں آپ نے کہ سنا کہ 10 سال لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں ہو رہے. آپ اکانومی میں اگر آپ دیکھ لیں تو جب PMLN کی حکومت تھی 2013 سے لے کے 2018 تک, آپ کے پاس فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئی, آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھ سکی. یہی دونوں مسئلے عمران خان صاحب کے دور میں بھی رہے. اب جب تک آپ کے پاس فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آتی یا آپ کی ایکسپورٹ اس حد تک نہیں چلی جاتی کہ وہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو آپ کم کریں اور آپ جو ڈالر بعد سے بھیک مانگتے ہیں وہ مانگنا چھوڑ دیں, تب تک آپ کی اکانومی کھڑی نہیں ہوگی. آپ گورننس میں چلے جائیں, کوئی بات نہیں کرا. 3 مہینے ہو چکے ہیں اس حکومت کو, آتے ساتھ انہوں نے سب سے پہلے جو ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ کی لیجسلیشن تھی انہوں نے وہ کر دی, یعنی نیب کے قانون کو بھی تبدیل کر دیا, الیکٹرانک ووٹنگ بھی ختم کر دی, اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ختم کر دیا. جو نہیں کیا وہ جوڈیشل ریفارمز ہیں, جو نہیں کیا وہ ایجوکیشن ریفارمز ہیں, جو نہیں کیا وہ سول سروسز ریفارمز ہیں. وہ نہیں کریں گے یہ کبھی بھی, کیونکہ وہ سسٹم یہ رہے گا تو ان کی طرز حکمرانی برقرار رہے گی. یہ موجودہ سسٹم رہے گا, یہ سسٹم آرکیسٹریٹ کر دیا گیا ہے. اس سسٹم کو آپ کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا پڑے گا, پھر اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا پڑے گا دنیا کے جدید تقاضوں کے مطابق. وہ کبھی بھی یہ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب ایک دوسرے کے خلاف سیاست کرتے ہیں. جب عمران خان ٹھیک ہے, میں اسی کو میں میرے باز صاحب اسی کو آگے بڑھاؤں گی. ہمیں ڈی کنسٹرکٹ کرنا پڑے گا, ریکنسٹرکٹ کرنا پڑے گا, ہمیں بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے جو انفارچونیٹلی زاہد حسین صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیاسی حکومتیں نہیں کرتی, ان کے انٹرسٹ نہیں ہوتے. ہمارے ہاں نیشنل انٹرسٹ ہے, پولیٹیکل انٹرسٹ کہیں زیادہ ہوتے ہیں. تو سر پھر کون کرے گا؟ ایک زمانہ تھا, آپ زیادہ کہیں بہتر مجھ سے جانتے ہیں آف کورس, مشرف صاحب آتے ہیں, کو لگتا ہے, لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں, ضیاء الحق صاحب آتے ہیں, لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں. اب تو فی الحال وہ حالات بھی نہیں ہیں, تو یہ کرے گا کون؟ حکومتیں دیکھ لی ہیں آپ نے, ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھی ہے, آپ نے سو کالڈ جمہوریت بھی دیکھی ہے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو اگر ہم دیکھیں کہ حالات پاکستان کے, جو میں ہمیشہ یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے کوئی کہ ہم کوئی ہمارے یہاں تبدیلی نہیں آئی ہے, لیکن جو جس رفتار سے دنیا بدل رہی ہے یا جس رفتار سے دنیا کے دوسرے ممالک ترقی کرتے آ رہے ہیں, ہم اس سے بہت پیچھے رہ گئے. اس کی بنیادی وجہ دیکھیں, ایک ہمارے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی راہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی مسیح آئے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے.
दुनिया भर में जो है तब्दीलियां आई हैं, एक उसमें बहुत कुछ होता रहा है, उसके बाद भी तब्दीलियां आई हैं। हर लोग यानी एक बात ये कि हमारे देखें ना, कहा जाता था कि चले ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी, सब कुछ ठीक ठाक कर लेगा, रिफॉर्म कर लेगा। हमारे यहाँ जो है तकरीबन तीन चार मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही है जो 10-10 साल रही है, जिनको किसी भी जो रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा, और वो जो है कोई बेसिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कोई भी लेके नहीं आ सका। मैं एक मिसाल देता हूँ कोरिया, साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया जो है 1950 से एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई थी, उसके बाद जो है सबसे पहले 2 रिफॉर्म्स किया जिसने आगे चल के कोरिया की एक बुनियाद रखी, माशी और सियासी तरक्की की। उसमें उन्होंने एजुकेशन लिटरेसी रेट जो है 100% की, उन्होंने फ्यूडलिज्म का ख़त्म किया, जो बेसिक जो सबसे बड़ी रुकावटें होती हैं किसी सोशल और इकोनॉमिक चेंज लाने की, उन्होंने वो कर दिया। उसके बाद मिलिट्री हुकूमत वहाँ से ख़त्म हुई, और उसके बाद जो है बुनियादी तौर पे आज सबसे ज़्यादा ईस्ट एशिया में देखा जाए तो वन ऑफ द फ्यू कंट्री जहाँ डेमोक्रेसी जो है पूरी तरह काम भी कर रही है, और वो आगे माशी तौर पे हमसे कहीं आगे निकल गई है, जबकि 50s में हम कहा जाता था कि हम और कोरिया बराबर में थे। तो असल बात ये है कि हमने हर किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करके देखे हैं। ये ऐसी बात नहीं है लोग ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि कोई आएगा डिक्टेटर आके सब कुछ ठीक कर देगा, नहीं होता है, क्योंकि बुनियादी तौर पे एक वेस्टर्न इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। आप कोई भी देख लें हुकूमत को, चाहे जमहूरी हुकूमत को देख लें या मिलिट्री हुकूमत में, आपको वही तबकात, वही लोग, एक्सटेंडेड फैमिली जो है आपको इक़्तिदार में मिलेंगी। पाकिस्तान में सोशल चेंजेस आई हैं, ये नहीं कहा जा सकता है कि जो 1947 में थे वही हैं, लेकिन इसकी कासी जो भी माशी या सोशल जो आगे हम जो भी तब्दीली आई है, उसकी अक्कासी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं होती है। आप उठा के देख लें मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में या ज़िया की गवर्नमेंट में, आपको वही लोग नजर आएंगे जो अब भी नजर आएंगे, या इससे पहले इमरान खान की हुकूमत भी तकरीबन वही नजर आते थे। तो असल चीज ये आती है कि ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम हमारे यहाँ बन के आया है। फिर दूसरी बात यही आती है कि आप जो है अगर फर्ज कीजिए इस मुल्क के, आप अभी तक एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है आपके मुल्क का सिंध के इंटीरियर में चले जाए, आपकी वही फ्यूडलिज्म भी है। आपके बलूचिस्तान में चले जाएं, वहाँ आपको मेन स्ट्रीम में नजर नहीं आती। वहाँ पे एक जमाने में वहाँ पे ए और बी एरिया है। आप क्या ख्याल कर सकते हैं कि किसी मुल्क में, किसी एक बड़े सूबे में 2 किस्म के ए और बी एरिया कहलाते हैं, जहाँ बी एरिया में आपको वहां पे जो स्टेट की रेट है वो नजर नहीं आती है। उसको ठीक करने की कोशिश की थी, उसको रिवर्स कर दिया। तो अब मसला ये आता है कि ये इन चीजों को ज्यादा देखने वाली बात है। दूसरी बात यही आती है कि माशी तरक्की जो है वो हम किस तरफ लेके जाते हैं। यानी अभी भी देखें या इससे पहले भी, मैं तो किसी हुकूमत को नहीं कहता हूँ, हर हुकूमत जब आती है तो पूरा मलबा डालती है कि माजी की हुकूमत ने ये किया, हम उसको दुरुस्त कर रहे हैं, और वो हम मुस्तकिल यही देखते हैं। आपको 20 साल से आपको एक ही कहानी सुनने मिलती है कि हमने पुरानी जो हुकूमत थी उसने तबाही मचा दी है और हमें ठीक करते हुए वक्त लग गया। नई हुकूमत आती है, वो भी जो है पूरा मलबा जो है वह डालती है। तो फंडामेंटल प्रॉब्लम जब तक डील नहीं करेंगे, जब तक कोई तब्दीली नहीं आएगी यहाँ पे। बिल्कुल दुरुस्त करें फरमा रहे हैं सर। मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से आपके साथ ही। साहब, कल इमरान खान साहब खुशाब में खिताब कर रहे थे तो कहते कि जो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात हैं वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तय करेंगे, ये कैसे होगा? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जिन्हें प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरह से अभी जाहिद हुसैन साहब भी ब्रेक से कबल फरमा रहे थे, आमिर ज़िया साहब, यही सवाल की कंटिन्यूटी में मैं आपसे सवाल ये भी करना चाहती हूँ कि अब बात हो रही है पाकिस्तान की, अब बात हो रही है पाकिस्तान के मुस्तकबिल की, और क्या आपको लगता है कि पंजाब के जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे या उसका अक्कास होंगे, आपको लगता है कि इससे जुड़ा हुआ है पाकिस्तान का मुस्तकबिल या पाकिस्तानी सियासी जमातों का मुस्तकबिल? देखिए, ये जो इंतखाबात हो रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात बड़े हाई स्टेक हैं। माजी में जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए उनमें कभी इतनी स्टेक्स आए नहीं थी। और स्टेक्स में समझाता हूँ क्यों, कि जाहिर है कि अगर हमजा शहबाज शरीफ साहब जीत जाते हैं, उनको 12-14 से मिल जाती हैं, तकरीबन 14 की करीब, तो जाहिर है कि जो है हुकूमत उनकी कायम भी रहेगी और उसकी वजह से शहबाज शरीफ हुकूमत को भी सहारा मिलेगा। अच्छा, अगर बिलफर्ज जो है पीटीआई जीतती है तो उसका मतलब ये है कि जनाब पंजाब के अंदर जो है इसका सर गोल हो गया हमजा शहबाज शरीफ साहब का, और उसका सर जो है
सरमाला पड़ेगा विफाकी हुकूमत के ऊपर की। अच्छा, अब लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी रिजल्ट आए, इमरान खान की पार्टी जीते या हारे, इस मुल्क में इन इंतखाबात के बाद भी सियासी इस्तेकाम नहीं आने का देना, नहीं आने वाला। उसकी वजह ये कि जाहिर है कि अगर इमरान खान हारते हैं तो उनका वही बयानिया होगा कि जी धांधली हो गई है और इसको मैनेज किया गया है इंतखाबात को, और अगर वो जीत जाते हैं तो अस्करी जो है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो खुद खतरे में पड़ जाएगी। तो इसका मतलब ये कि जनाब की हाइट से गेम है, और इससे जो है मुल्क के अंदर जो सबसे ज्यादा मजबूत है पॉलिटिक्स की वो नहीं आने जा रही। अच्छा, दूसरा जिससे जुड़ा हुआ इसके ऊपर जाहिर साहब दिला रहे थे कि हमें तस्लीम करना चाहिए कि हमारी हुकूमत शराफिया जो है और हमारी जितनी भी बड़ी पोलिटिकल पार्टी उनका क्लास कैरेक्टर है, और उसमें उसी तरह के मतलब है पैसे वाले लोगों की वो है, जागीरदार है, ट्राइबल है, तो वो लोग ऐसा कोई भी काम नहीं करते कि जिससे जो है जमहूरियत अवाम दोस्त बने। और ये इलीट कैप्चर और एक बार हमारे साथ बता रहा है कि चाहे फौजी हुकूमत आई हो, चाहे हमारे यहाँ ये नाम नेहाद जमहूरियत से आई हो, सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है जो हुकूमत शाफी है उसके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, और उसमें भी उसके ये जो रास्ते चुनते हैं वो पार्लिमानी जमहूरियत का है। जो आप देखें 73 के आइन जो है वो 70 से नाफिज 50 बरस होने को आए, वो उसमें स्टेबिलिटी देने से काफिर है। और जब फौजी हुकूमत आती है वो भी फिर दोबारा इन्हीं से सपोर्ट करके यही सिस्टम बहाल करके चली जाती है। तो पाकिस्तान को एक मैसिव रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, जिसमें हमें समझना चाहिए कि क्या पार्लिमानी निज़ाम हमारे मतलब है हमें सूट करता है, नहीं करता। हमें यकीनन जमहूरियत चाहिए, लेकिन उसको कैसे अवाम दोस्त बनाया जाए, उसमें कैसे अवाम की नुमाइंदगी हो, उसमें मिडिल क्लास के लोग आ सके, मजदूर आ सके, किसान आ सके। आपको एक मैसिव ओवरऑल की जरूरत है, तो इस मतलब सिस्टम में रहते हुए नहीं होगा। और उसके साथ साथ आपको मतलब आगे चलकर नए सूबे देने की जरूरत है। 18वीं तरमीम में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन लेकर आ गई है हमारी उसके अंदर इकोनॉमिक मैनेजमेंट के अंदर, उसको तब्दील करने की जरूरत है। तो बहुत सारी चीजों को जब तक आप रीओपन नहीं करेंगे हमारे मामला हल नहीं होंगे। ओके, तो ये डेफिनेटली एक लॉन्ग डिबेट है, लेकिन अमीर अब्बास साहब मुझे फिर ये बताएं कि हुकूमतें तो तब्दील होती हैं, लेकिन अगर तब्दील नहीं होती तो वो है पाकिस्तान की किस्मत। इसी को मैं एक और बात से जोड़ूंगी कि आज हम उस नहज पर पहुंच गए हैं कि हमें अपनी हुब्बुल वतनी साबित करने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पड़ते हैं। हम सहाफ़ियों पर गद्दारी के मुकदमात दर्ज होते हैं जब कुछ और केस नहीं मिलता। मैं बात कर रही हूँ इमरान रियाज की, और उससे पहले अयाज अमीर साहब पे जिस तरह से वो हमला होता है। यही हुकूमतें हो, तब्दील कुछ भी नहीं होता, सोच तब्दील नहीं होती, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। जी, मुझसे सवाल करिए ना। जी जी, आपसे ही कर रही हूँ। जी, देखें, ये तो फाशिज्म की इंतहा कर दी है इस हुकूमत ने, और जिस तरह ये इमरान रियाज खान को और उससे पहले अयाज अमीर साहब, देखें मैं तो हुकूमत से सवाल करूंगा, मुझे नहीं पता कि ये किसने किया है। एक हुकूमत मौजूद है इस मुल्क के अंदर जो जवाबदेह है पाकिस्तान की आवाम को, और इस मुल्क में होने वाला हर वाकया, हर हादसा, उसके पीछे जो भी मुहर्रिकात हैं, जिसका भी हाथ है, हमें सवाल करना है हुकूमत वक्त से। ये हुकूमत, क्योंकि इसी हुकूमत की पुलिस है और ये हुकूमत अब ओन कर चुकी है। मलिक अहमद खान साहब जो लॉ मिनिस्टर है पंजाब के, वो सेडिशन, यानी वो कह रहे हैं कि बगावत का जो बयानिया है इमरान रियाज खान का, वो उसकी तायद करने की केस बनना चाहिए उसके खिलाफ। फाशिज्म की इंतहा कर चुके हैं ये। जिस मुल्क के अंदर नादिया साहिबा, उजैर बलोच जैसे लियारी गैंग वॉर के बादशाह, मासूम लोगों को दर्दनाक तरीके से मौत के घाट में उतारने वाले शख्स उजैर बलोच की एक एक करके मुकदमे में जमानत हो रही हो, उस मुल्क में इमरान रियाज के खिलाफ एक एक मुकदमा दर्ज किया जा रहा हो, तो उस मुल्क के ऊपर किसी आसेब का साया नहीं है तो फिर क्या है? यह मुल्क बाबर गौरियों का बन चुका है, यह मुल्क राव अनवारों का बन चुका है, यह मुल्क उजैर बलोचों का है। जिस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अरबों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस है, केस कोर्ट्स ऑफ लॉ में मौजूद है, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन इमरान रियाज खान को एक से दूसरे थाने में, दूसरे से तीसरे थाने में, पांचवा छठा दिन है, कोई इस मुल्क की कोई अदालत उसको ऑन करने को तैयार नहीं है।
नजर आ रहा है कि ये सारा कुछ किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। ये एक यानी चंद दिनों के अंदर 18 से 20 FIR डाली जाती, जिनका एक तरह का स्क्रिप्ट है, किसी FIR का मुद्दा ही सामने नहीं आ रहा। भाई अगर किसी को तकलीफ पहुंची है इमरान रियाज खान को, कोई कंप्लेनेंट है, वो कंप्लेनेंट तो सामने आए ना, कोई सामने तो आए, कोई बताए तो सही कि हाँ मुझे इमरान रियाज खान से तकलीफ है, मैं हूं इसके खिलाफ मुद्दई। ये किसको बेवकूफ बना रहे, ये क्यों मुनाफकत कर रहे हैं? हमें बताना पड़ेगा लोगों को सच कि क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। चले, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं जरा वापस आती हूँ, तो मैं जो हमारे साथ जाहिद हुसैन साहब हैं, आमिर ज़िया साहब हैं, उनसे दोनों इस हवाले से बात करती हूँ कि अदवार बदल जाते हैं, हुकूमतें बदल जाती हैं, चेहरे बदल जाते हैं। कल जो सहाफ़ती बरादरी के साथ खड़े होते हैं वो आज आके उसी के अगेंस्ट जाके खड़े हो जाते हैं, चुप जो है वो उनके चेहरों पे सब्त जाती है। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आती हूँ। कौन है जो इसके पीछे है, जाने जी। नज़र प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जाहिद हुसैन साहब, यही मुझे आपसे जानना है कि ये जो कुछ हो रहा है, हमने पिछले अदवार में देखा, ये PTI का दौर था जब उस सभी सहाफ़ियों पर इसी तरह से जुल्म हुए, पर्चे भी कटे, उनको ज़दको भी किया, उनको गोलियां भी मारी। यही PDM थी जो पूरी चल चल के उनके घरों पर जाती थी। आज क्या हुआ? नादिया, एक हमारे ये मुल्क वाहिद शायद इसकी मिसाल और कहीं नहीं मिलती है कि यहाँ पे जो गद्दारी के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो इतनी आसानी के साथ अदा कर दिए जाते हैं कि हर शख्स जो आपसे इख्तिलाफ करेगा वो गद्दार कहलाएगा। अब ये समझ में नहीं आता है कि मुहब्बे वतन कौन है और गद्दार कौन है और उसका क्या क्राइटेरियन है। अगर आप एक बात से इख्तिलाफ करते हैं तो मालूम हुआ गद्दार हो जाते हैं। और ये हमारी एक रवायात जो है सियासी जमातों में ज़्यादा बन के आ गई है कि अब मसला ये है कि इख्तिलाफात हर जगह होते हैं और उसकी बुनियाद पे आप ये गद्दारी के जो मुकदमात कायम कर दिए जाते हैं, इससे ज़्यादा जो है मेरा ख्याल ये है कि इस मुल्क को कमज़ोर करने के लिए और कोई चीज़ नहीं बन के आती है। अब देखिए ये जो यानी कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई हुकूमत इस पे बात नहीं करती है। जो भी जैसे अब मसला ये है कि नामालूम अफराद, ये हमारे मुल्क के अंदर जो एक नई चीज़ पैदा हो गई, नई चीज़ तो नहीं है, हमेशा से होती है कि नामालूम अफराद ने क्या, किसने अटैक किया, किसने आपको पकड़ लिया है या जाके किडनैप कर लिया है, नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा होता है। अब कोई मुल्क ये कह सकता है कि नामालूम अफराद के जो है वो जो है जो रूल ऑफ लॉ के तहत नहीं है, और सबको पता है कि नामालूम अफराद कौन है। और अगर ये देखें, जब ये होता ही है कि हमारे मुल्क में, अब अयाज अमीर साहब ने जो बात की थी, उन्होंने कहा एक साहब आते थे उनसे मिलने के लिए जो एक लिहाज से जो उनको वार्न भी क्या करते थे, उन्होंने ना अपनी शख्सियत छुपाई, अपनी आइडेंटिटी छुपाई, और ना ही जो है उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम छुपाया। असल मसला जो आता है इसमें, एक तो ये बात आती है कि जो है कि कैसी हुकूमतें हैं, कौन सी हुकूमतें हैं, जो यही सबसे बड़ी बात आती है कि कल जो है जब ये बात सही है कि जो है जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, सॉरी अपोजिशन में थी, या इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उस वक्त नवाज शरीफ साहब का रोल दूसरा था, PMLN का रोल दूसरा था। अब कंप्लीट रिवर्सल इमरान खान साहब के साथ आया कि वही अगर अल्फाज, वही बयानात आप सुन लें जब हुकूमत में जब लोग होते हैं या जब अपोजिशन में होते हैं, एक ही बयानिया आपको नजर आएगा। और वही पहले भी नजर, आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं कि जब उस वक्त लोगों को, मैं नहीं कहता हूं कि मैं उनके हिमायत करता हूं या उनके बयानिया को या फलाने से मैं इत्तेफाक करता हूं, नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा बहुत से लोगों से, जर्नलिस्टों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस बात को चाहूंगा कि उनके जो राय देने का हक है, जिस तरह से मुझे अपना हक है राय देने का, उनको भी वही हक मिलना चाहिए। बिल्कुल सही है। और आपको नापसंद हो सकता है, आपको नापसंद हो, लेकिन ये कि जब ये बिल्कुल सही बात कर रहे थे अमीर अब्बास के, जो है जब इमरान खान साहब के जमाने में ये कुछ हो रहा था तो वो लोग बल्कि इसकी तायीद करते थे। और मुझे अजीब सा लगता है कि जो आज जर्नलिस्ट आज अताब के निशाने में, उनके आप वीडियो भी सुन लें, जो उन लोगों के खिलाफ बात कर रहे थे, जो कि अदम बर्दाश्त, निशाना बर्दाश्त, तो अदब एतमाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आपको बर्दाश्त की आदत ही नहीं रही है। एक गद्दार मिल जाता है, हर शख्स आज पेट्रियट होता है, कल वो गद्दार हो जाता है। मैं इस पे लास्ट कमेंट आमिर ज़िया साहब के लूंगी। आमिर ज़िया साहब, बहुत आसान, हमें पता है वो जो हम कहते हैं ना, ये जो नामालूम है हमको सब मालूम है, मगर उससे हटकर अगर इन नामालूम को वाकई हमने मालूम करना है, जो कि हमें मालूम है, ये हमें
تو کہیں نہ کہیں سیاستدانوں کو, انہی حکمرانوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رول پلے کرنا ہوگا؟ آپ کی سوچ, آپ کی پالیسیز, آپ کے نظریے ایک ہونے ہوں گے, چاہے وہ آپ اپوزیشن میں ہو, چاہے آپ حکومت میں ہو, تبھی اس چیزوں سے جان چھوٹے گی. یہ خواہش بہت اچھی ہے, لیکن مجھے امید نہیں کہ ایسا اچھا چیز کوئی ہونے جا رہی ہے. ایک بات آپ دیکھیں کہ جب پی ٹی آئی کے دور میں ہوتا تھا تو کم از کم پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے ڈسٹنس کرتی تھی اپنے آپ کو. بہت سارے جیسے مسجد کے اوپر حملہ ہوا, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں نہیں پتا تھا اور ہم معلوم کر دیں گے, تو وہ نامعلوم افراد سے زیادہ اپنا ایک ڈسٹنس کرتے تھے. آپ اس مرتبہ دیکھیں کہ جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے نون لیگ کی, وہ اون کر رہی ہے اس چیز کو اور وہ جسٹیفائی کر رہی ہے. کم از کم عمران جہاز خان کی حد تک ایک والی بات ہے. یار امیر صاحب کا بالکل ایک مختلف کیس ہے, ان کے ساتھ اس میں حکومت نے بھی جو ہے ایک اچھا موقف اختیار کیا. لیکن ایک اور بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ نون لیگ جو ہے اس کا ایک ماضی رہا ہے پریس کے ساتھ کہتے ہیں نا ڈیل کرنے کا. مجھے یاد ہے یعنی کہ 98-99 کی بات ہے, اتنا پریشر ڈالا جاتا تھا جنگ گروپ کے فلاں ایڈیٹر کو نکال دیں. یہ حالت ہو گئی تھی کہ جنگ اخبار تھا وہ 2 صفحے سے چھپ رہا تھا. یہ میں سیکنڈ ان کی ٹرم کی بات کر رہا ہوں. اسی دور میں نجم سیٹھی سے دعا ہوتا ہے, یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. جب تیسری مرتبہ آئے تو ہمیں توقع تھی کہ غالباً کچھ کیا ہوگا. اس کو انہوں نے جناب وہ گروپ کے اوپر وہ لاٹھی لے کے چڑھ دوڑے اور انہوں نے دیکھے کہ میڈیا کو سیفل کیا, کچھ کو خرید دیا, بعضوں کو نشانہ بنایا. تو آج بھی اسی چیز کا تسلسل ہے. حالانکہ لپ سروس اچھے دیتے ہیں, اچھے لوگ ہیں پی ایم ایل نون کے اندر بھی بہت, لیکن ایک مجموعی طور پہ جب ان سے پورا وہ بنتا ہے کیا کہتے ہیں ایک تاثر جو بنتا ہے اور جس میں سیفٹی بنتی ہے وہ اینٹی پریس فریڈم بنتی ہے. جہاں پہ برداشت اس کو پیپلز پارٹی پھر بھی اسٹار بند کرتی نہیں کرتی کہ مارکیٹ پر اتر آئے اور یہ کہہ رہے ہیں بعض لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ مسلم دیہی سندھ میں بہت سارے صحافیوں کا قتل ہوا ہے, وہاں پر پیپلز پارٹی نے اس طرح سے پوچھی نہیں دکھائی, بلکہ بعض اوقات تو یہ ہوا کہ جو لوگ ملوث تھے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. تو ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ پورا صحافی کا ایک مزاج بنا ہوا ہے جہاں پر وہ کوشش کرتے ہیں کہ جی ان کے مزاج کے خلاف کوئی بھی بات ہو, وہ چاہے جمہوری قوت ہے, وہ چاہے وہ غیر جمہوری قوت ہے, وہ انسٹیٹیوشنل فورسز ہوں, وہ یہی کرتی آئی ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ حال جو ہے خیال بدلنے جا رہی ہے. بہت زیادہ پولرائزیشن ہے ہمارے یہاں, میڈیا تقسیم ہوا ہے اور سیاستدان. اوکے, تھینک یو ویری مچ عامر ضیاء صاحب, بہت شکریہ امیر عباس صاحب, زاہد حسین صاحب, آپ تمام کا. نا امیدی کے سائے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں نا امید نہیں رہنا, کیونکہ امید ہی کی کرن ہے جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے, اور اس امید کے ساتھ کہ ہاں آنے والے وقت میں کچھ اچھا ہوگا ہمارے لیے, آپ کے لیے, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے, پاکستان کے لیے. اور تمام دیکھنے والوں کو عید کی بھی پیش کی مبارک. پروگرام سے نادر مرزا کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ہر جمعہ سے اتوار اپنے پسندیدہ پروگرام خبر سے خبر کو یوٹیوب چینل پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں.